इस वीडियो के अंतर्गत जो आप पढ़ोगे वो आपका लघु बीजाणु जनन अर्थात परागकणों का निर्माण किस किस प्रकार से होता है और ये परागकण आवृत बीजी पादपों में किस किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। तो आइए शुरू करिए वीडियो। लघु बीजाणु जनन। अब लघु बीजाणु जो जनन होता है वो परागकोश में उपस्थित आपकी मात्र लघु बीजाणु धानियों में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा संपन्न होता है। जैसे परागकणों का निर्माण होता है तो एक बार डेफिनेशन लिख दीजिए, उसके बाद से समझिए। लघु बीजाणु जनन या लघु बीजाणु जनन कह सकते हो आप। तो इसकी जो डेफिनेशन आप बनेगी वो इस प्रकार से बना सकते हैं। परागकोश में उपस्थित लघु बीजाणु धानी, परागकोश में उपस्थित लघु बीजाणु धानी की मात्र कोशिका। अब मात्र कोशिका लिखिए यहाँ पे। ये मात्र कोशिका जो होती है वो हमेशा द्विगुणित होती है। तो मात्र कोशिका 2n में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बीजाणु ऑब्लिक कर सकते हो परागकण का निर्माण होता है। ये मैंने डेफिनेशन बना दी आपकी लघु बीजाणु जनन की। और इस प्रक्रिया को, ये जो प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु जनन अर्थात माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। अब डेफिनेशन द्वारा देखिए। परागकोश में उपस्थित लघु बीजाणु धानी की मात्र कोशिका अर्थात द्विगुणित कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन किसमें? मात्र कोशिका में। तो मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा बीजाणु अर्थात इसे कह सकते हैं परागकणों का जो निर्माण होता है, इस प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन अर्थात माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। लघु बीजाणु माइक्रोस्पोरेंजियम के अंतर्गत जो बीजाणु बनते हैं अर्थात परागण जो बनते हैं वो हमेशा सदैव सदैव आपका एक केंद्रकीय एक कोशिकीय होता है। अब आवरण बीजों में किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं या किस प्रकार से इनकी अवस्था पाई जाती है? तो परागकण हमेशा चतुष्क अवस्था में पाए जाते हैं। टेट्रास्पोरल स्टेज जिसे कहते हैं। किस अवस्था में पाए जाते हैं? परागकण आपकी चतुष्क अवस्था में पाए जाते हैं, जैसे टेट्रास्पोरल कहते हैं। अब आप ये कहोगे कि चतुष्क अवस्था में क्यों पाए जाते हैं? तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो एक द्विगुणित कोशिका से सदैव आपके 4 अगुणित परागकणों का निर्माण होता है। कितने का? 4 अगुणित परागकणों का निर्माण होता है और जो आपस में इस प्रकार से एक प्रकार से संयुग्मित होते हैं। ये अवस्था कहलाती है आपकी टेट्रास्पोरल स्टेज अर्थात चतुष्क परावस्था कहते हैं। अब आवृत बीजीय पादपों में ये किस प्रकार से ये व्यवस्थित होते हैं? तो आपके 5 प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। यहाँ पे लिख दीजिए परागकणों की चतुष्क अवस्था 5 प्रकार
की होती है। परागकणों की जो आवृत बीजों में जो चतुस्क जो अवस्था पाई जाती है, अर्थात जो आवृत बीजों में जो पाए जाते हैं वो 5 प्रकार से होते हैं। वो 5 प्रकार है आपकी। पहला जो प्रावस्था जो दी है इसकी, वो आपकी कहलाई जाएगी आपकी चतुस्क फलीय प्रावस्था। तो नंबर फर्स्ट है आपकी जो चतुस्क अवस्था में जो पाए जाते हैं वो आवृत बीजों पादपों में किस किस प्रकार से पाए जाते हैं। तो पहली जो विधि है या पहला जो प्रकार है वो चतुस्क फलीय। चतुस्क फलीय। चतुस्क मीन्स होता है 4 और फली मतलब फलक यानी किनारे या सतह। तो इसमें जो चतुस्क फलीय जो प्रावस्था जो बनती है आपकी वो इस प्रकार से बनती है। आपको सामने से जो दिखाई दे रहे हैं वो 3 बीजाणु दिखाई दे रहे हैं आपकी। जो चौथा जो होगा वो इससे पीछे होता है। तो 4 चतुष्फलीय प्रावस्था होती है और इस प्रकार की जो अवस्था जो पाई जाती है वो अधिकांश रूप से आपके द्विगुणित पादपों में, अर्थात कह सकते हो आप द्विबीजपत्री पादपों में। इसका जो एग्जाम्पल है चतुष्फलीय का, द्विबीजपत्री पादप। ये जो द्विबीजपत्री पादपों जो अधिकांश जो परागकण जो उपस्थित होते हैं वो कौन सी अवस्था में होते हैं? चतुष्फलीय में इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। द्विबीजपत्री पादपों में होता है जिसे डाइकोटाइल प्लांट्स कहते हैं। दूसरी जो प्रावस्था है वो आपकी समद्विपार्श्व अवस्था। जो दूसरी अवस्था है समद्विपार्श्विक अवस्था कहते हैं। नंबर सेकंड समद्विपार्श्व अवस्था। अब समद्विपार्श्व जो अवस्था होती है, पहले फ्लोरल डायग्राम बना दीजिए उसके बाद फिर समझ लेना एग्जाम्पल। इस अवस्था में जो होते हैं वो 4 जो परागण जो होते हैं वो इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, एक दूसरे के ऊपर समान रूप से विन्यासित, जिसे होते हैं समद्विपार्श्विक अवस्था। ये हमेशा जो अवस्था पाई जाती है आवृतबीजी पादपों में वो पाई जाती है आपका एक बीजपत्री पादप यानी मोनोकोटाइल प्लांट्स में। इसका एग्जांपल है आपका एक बीजपत्री पादप। तो समद्विपार्श्विक जो अवस्था होती है वो आपका एक बीजपत्री पादपों में अधिकांश रूप से पाई जाती है। और तीसरी जो प्रावस्था होती है वो आपकी क्रॉसित प्रावस्था कहलाई जाती है। नंबर थर्ड क्रॉसित अवस्था। अब ये जो क्रॉसित जो अवस्था है वो आपकी ऊपर के जो 2 बीजाणु पाए जाते हैं वो इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि 2 तो आपके अनुदैर्ध्य में और 2 बीजाणु आपके अनुप्रस्थ में पाए जाते हैं। पहले डायग्राम देख लीजिए इसका। ये जो पाए जाते हैं आपके वो आपके इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि 2 तो स्पष्ट दिखाई देते हैं, एक नीचे का स्पष्ट दिखाई देता है और एक इसके अपोजिट साइड में यानी विपरीत साइड में पीछे होता है। वो आपकी क्रॉसित अवस्था कही जाती है, यानी बीजाणु या परागण एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। ये जो प्रावस्था जो पाई जाती है वो आपके पादप पाई जाती है मैग्नोनिया पादपों में। इसका एग्जाम्पल है आपका मैग्नोनिया। ये मैग्नोनिया पादप है, इसमें ये अवस्था दिखाई देती है बीजाणुओं की क्रॉसित अवस्था, अर्थात मैग्नोनिया में ये अवस्था पाई जाती है। नंबर 4 है आपका टी आकार में। बीजाणु जो उपस्थित होते हैं वो
टी आकार में पाए जाते हैं, टी आकार में। ये नंबर 4 था। अब टी आकार में जो होंगे वो किस प्रकार से व्यवस्थित होंगे, तो टी आकार में आपके दो बीजाणु आपके इस प्रकार से और दो बीजाणु आपके इस प्रकार से, यानी पहले जो है वो तो आपके इस प्रकार से कटेंगे, तो आपके लॉन्गिलेट अर्थात आपके अनुदैर्ध्य से, और ये जो होंगे आपके अनुप्रस्थ रूप से व्यवस्थित होंगे, यानी दो ऊपर के वो आपके अनुदैर्ध्य और ये आपके अनुप्रस्थ से होते हैं। तो ये कहलाती है आपकी टी आकार की परावस्था, और ये जो पाई जाती है वो एरिस्टोलोकिया नामक पादप में पाई जाती है। इसका एग्जाम्पल है एरिस्टोलोकिया। दोबारा समझ लीजिए, दो बीजाणु की अवस्था जो होती है वो आपके लंबवत रूप से डिवाइडेड होती है, और ये जो अवस्था होती है वो आपके दो जो होते हैं वो अनुप्रस्थ प्रकार से विभाजित होते हैं। ये टी आकार का शेप बनता है जो आपकी एरिस्टोलोकिया में पाए जाते हैं। अब नंबर 5 रह गया, जो 5 प्रकार के बताए थे, लास्ट का है आपका रेखिक। रेखिक अवस्था में जो होते हैं वो, इसका एग्जांपल है, मैं पहले बताता हूँ, हेलोफिला। और रेखिक में कैसे होंगे, या तो आप चारों बीजाणु को इस प्रकार से रेखिक अवस्था में कर सकते हो, ऐसे ना करके आप इस प्रकार से रेखीय संरचना बनती है, किस प्रकार से बना सकते हो, या इस प्रकार से कर सकते हो, यानी सदैव एक रेखीय अवस्था में या लाइनर अवस्था में व्यवस्थित होते हैं। ये पाई जाती है आपकी हेलोफिला। एग्जाम्पल है आपका हेलोफिला में ये जो अवस्था जो आपको दिखाई देती है, रेखिक अवस्था में बीजाणु व्यवस्थित होते हैं, वो आपके हेलोफिला में पाई जाती है। अब ये बीजाणु आपके इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, चारों तरफ से व्यवस्थित होते हैं। अब एक सवाल ये उठता है कि जो आपस में जो जुड़े होते हैं वो किसके द्वारा जुड़े होते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि जो परागकण जो होते हैं, यानी परागकण जो चतुस्क अवस्था में जो पाए जा रहे हैं, मैं एक डायग्राम बना देता हूँ। ये चतुष्फलीय परावस्था का एक एग्जाम्पल होती है। इसमें जो आपके परागकण जो चतुस्क अवस्था में है वो इस प्रकार से, किस प्रकार से चिपके हुए और किस कारण से चिपके हुए हैं, तो इनकी भित्तियों के मध्य में, ये जो भित्तियां होती हैं इनके मध्य में आपका कैलोस एंजाइम उपस्थित होता है, यानी कैलोस के कारण उपस्थित होते हैं, या कैलोस के द्वारा ये आपस में चिपके रहते हैं। और इनका जो अनुकूल परिस्थिति में जो विघटन होता है, जो स्वतंत्र रूप से गोलाकार आकृति में आ जाते हैं जब तो ये क्या है, ये टेट्रास्पोड अवस्था में अगर ये इनका विघटन या अपघटन होगा तो ये आपकी गोल अवस्था में आ जाते हैं, जिससे परागकण कहते हैं। तो यहाँ पर जब गोल परावस्था में आते हैं तो यहाँ पर कैलोस का विघटन होकर आपके किसके एंजाइम द्वारा होगा, कैलेस या कैलेस के द्वारा इनका विघटन होता है, परागकण आपके गोलाकार आकृति में निकल आते हैं, अर्थात स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो ये आपके कैलोस के द्वारा आपस में चिपके होते हैं। अब बात आती है कि कभी कभार आपके परागपिंड आपस में संयुक्त हो जाते हैं। परागपिंड आपस में संयुग्मित हो जाते हैं। ये जो परावस्था जो दिखाई देती है आपकी, इसमें परागपिंड जो होते हैं वो आपस में संयुग्मित हो जाते हैं, वो इस प्रकार से।
ये परागपिंड है और ये आपस में इस प्रकार से संयुक्त होते हैं। तो ये जो घटना जो आपको दिखाई देती है या आप देख सकते हो वो आपके एग्जाम्पल है आपके आँख व आर्किड प्रजातियों में, आँख एवं आर्किड प्रजातियों में ये घटना दिखाई देती है अर्थात ये पाई जाती है। ये पहला चक्र था। दूसरा होता है कि परागकण भी आपस में संयुक्त हो जाते हैं। इसे हटा दूं। परागकण भी आपस में संयुग्मित हो जाते हैं अर्थात किसी भी कारणवश कैलोज एंजाइम का विघटन नहीं हो पाता है तो इसमें परागकण आपस में चिपककर एक गुच्छा या गुच्छक का निर्माण कर लेते हैं। तो ये जो परावस्था जो पाई जाती है वो आपके एक टाइफा और टाइफा के अतिरिक्त आपकी जो पाई जाती है, एक एग्जाम्पल लिख दीजिए टाइफा। तो टाइफा में जो चतुस्क बीजाणु होते हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। ये आपके जो कहलाती प्रावस्था वो बहुबीजाणुकता कहलाती है, बहुबीजाणुकता। ये इस घटना को बहुबीजाणुकता कहते हैं। अब बात आती है कि जो परागकण जो होते हैं वो हमेशा चतुष्फलीय प्रावस्था पाए जाते हैं। तो इनका पादपों में जो स्फुटन होता है अर्थात इनका स्फुटन होगा परागकोशों से और वो किस किस प्रकार से होगा। तो पहला जो स्फुटन होता है यहाँ ऊपर लिख दीजिए परागकोश से परागकणों का स्फुटन। तो परागकोश से परागकणों का स्फुटन आपका वो कितने प्रकार का होता है या किस किस प्रकार से होता है। तो पहला जो स्फुटन होगा वो होगा लंबवत। और लंबवत जो होगा देखिए एक नामांकन डायग्राम बना दीजिए। ये आपका परागकोश है। लंबवत का मतलब ये होता है कि इससे इस प्रकार की लंबवत रेखा होती है और ये दो फलांत भागों में डिवाइडेड हो जाता है। इस प्रकार से डिवाइडेड हो जाएगा और ये आपको जो घटना दिखाई देती है वो हमेशा लंबवत जो दिखाई देती है वो दिखाई देती है आपकी तुलसी ऑसीमम सेटाइवम में। लंबवत के बाद अब इसका जो होगा वो होगा अनुप्रस्थ विभाजन। अनुप्रस्थ में अनुप्रस्थ स्फुटन कह सकते हैं। अनुप्रस्थ स्फुटन, अब लंबवत आपने देख लिया। अब अनुप्रस्थ जो विभाजन होता है वो इस प्रकार से दो भागों में यहाँ से किसी भाग से डिवाइडेड हो जाता है अर्थात अलग हो जाता है और जो परागण जो होता है वो आपके स्वतंत्र हो जाते हैं। ये जो अनुप्रस्थ जो होता है वो आपके मालवेसी कुलों में दिखाई देता है, जैसे आपकी गुड़हल है और कपास है। इसका एग्जांपल है गुड़हल और दूसरा है आपका कपास। तो अनुप्रस्थ स्फुटन परागण जो स्फुटन होता है वो किसमें होता है? गुड़हल में और कपास में अर्थात मालवेसी कुल में कह सकते हो। तीसरा जो होता है वो आपके छिद्र में परागकण की जो संरचना होती है ये परागकोश होता है। और छिद्र में जो रचना होती है वो छिद्र में रचना का मतलब होता है कि इसमें परागकण भरे हुए हैं परागकोश में, कहीं से भी पोर का निर्माण होता है अर्थात पोर बन जाते हैं और परागकण इन पोरों से स्फुटित होते हैं। ये कहलाता आपका छिद्र में स्फुटन। इसका एग्जाम्पल है आपका मकोए। तो परागकोश में आपका जो स्फुटन होता है वो आपने इसमें पढ़ लिया।
अब अगली जो वीडियो होगी वो आपकी वीडियो इसमें आएगी, वो लघु बीजाणु धानियों का परिवर्धन, यानी आपका डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम को किस प्रकार से परागण वर्तिकाग्रों पहुंचते हैं और वर्तिकाग्र पहुंचते हैं उन पर किस प्रकार से परिवर्तन होता है।